में जेएनयू के लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट सेल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आपने सिलेबस डिजाइन फॉर कम्युनिकेशन स्किल पर अपना शोध कार्य संपन्न किया है। आपको लगभग 2 दशकों से अधिक का समय, अधिक अनुभव करिकुलम प्लानिंग के क्षेत्र में है। आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के साथ साथ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग तथा लैंग्वेज लैब सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञता रखती हैं। आपने यूनिवर्सिटी फैकल्टी तथा स्कूल टीचर्स के लिए अनेक वर्कशॉप्स आयोजित की हैं। आपने उत्तराखंड की विलुप्त प्राय भाषाओं पर ओएनजीसी तथा जेएनयू के संयुक्त प्रोजेक्ट पर कार्य किया है। वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं पर आईआईटी रुड़की तथा जेएनयू के तत्वावधान में संचालित एक संयुक्त प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही हैं। आपको अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा पर भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जिसे देखते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने भी तकनीकी अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अनुवाद हेतु आपके सहयोग की अपेक्षा की है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग तथा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने तथा अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं तथा हमें आपके ज्ञान एवं अनुभव से लाभान्वित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप सादर आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए। डॉक्टर संदेशा रायपाल गर्ब्याल करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे मैम का। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं देवभूमि उत्तराखंड और लोहाघाट यहाँ की जो भूमि है धन्यवाद दूंगी, जिसपे हम जहाँ पे हैं ये बनी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और मेलबर्न में मैं वहाँ गई थी। वहाँ पे मैंने ये सीखा कि जहाँ पे भी वो शुरू करते थे वो हमेशा उस जगह के को धन्यवाद देते थे, क्योंकि उसको बनाने में, इस बिल्डिंग को बनाने में जो पेड़ कटे, जो पक्षियाँ गई, जो भी प्राणी गए, उनको हम धन्यवाद देते कि उनकी वजह से हम ये बिल्डिंग पे रह पाए। तो उत्तराखंड में है तो कुमाऊं में है, तो कुमाऊं बोली से मैं बोलती हूँ कि हाँ थारी, और मैं ठीक छूँ, तुम खास छू जी। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आप सबको नमस्ते। पीपीटी आपको मैं यहाँ से दिखा रही हूँ ताकि आप सब लोग जानें। मैं दिल्ली से हूँ, फिलहाल जेएनयू में पढ़ाती हूँ। अगर मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ तो ऑब्वियसली मेरा संदेश कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। मैं खुद उत्तराखंड की हूँ और जो भी मैं बोलूँगी, मैं सरस्वती माँ मेरे पीछे ऊपर है तो मैं सच ही बोलूँगी, दिल से बोलूँगी, सच बोलूँगी। कुछ बातें किसी को वैसी ना लगे मिठास वाली, क्योंकि सच कड़वी होती है। और मैं अंग्रेज़ी में पीपीटी मैंने प्रेजेंट कर रही हूँ, बट मैं जहाँ पे भी हो सके मैं हिंदी में भी बोलने की कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी। जो मेरा टाइटल है मेरे प्रेजेंटेशन का वो है द हिमालयन टाइट रोप, बैलेंसिंग टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कल्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द हिमालयन कम्युनिटीज। ये जो आपको दिख रहा है ये 2018 में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था दिसंबर के, और मतलब मैंने जनवरी 2019 से शुरू किया। मैं अपने एरिया उत्तराखंड धारचूला में मैं 5 बार गई ऊपर की तरफ, और इस प्रोजेक्ट के बारे में बाद में और बताऊंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए मैं ये इस चीज़ को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे ये तो भाषा वैज्ञानिक है, आई एम अ लिंग्विस्ट, वो भी अंग्रेजी पढ़ाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट एक प्रोग्राम को कर रहा है, वहाँ पे कैसे स्पीकर के तौर पे आई है, वो भी टूरिज्म पे। तो आई होप मेरे 20-25 मिनट के बात करने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, ना मिले तो पूछ लीजिएगा। इसी चीज़ को अगर हिंदी में बोले, हिमालय संतुलन रेखा, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और हिमालयी समुदायों की सांस्कृतिक अखंडता के बीच संतुलन।
और ये जो दूसरा प्रोजेक्ट था मेरा, ये IIT रुड़की के साथ है, जो छत्तीसगढ़ के जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ है, प्राइमरली उरांव लोगों के साथ। जो मेरा प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव है वो है टू एनालाइज द डुअल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन द इकोलॉजिकल एंड कल्चरल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द हिमालयन रीजन, to investigate how inadequate training and crisis management preparedness among local communities exacerbate ecological and social risk। क्योंकि ये अंग्रेजी में दिख रही है तो आई थिंक मुझे हिंदी में बताना चाहिए। तीसरी बात है, मैं एक्सप्लोर करूंगी स्ट्रैटेजीज को जिस तरीके से हम इंडिजिनस नॉलेज, आपने ये डेफिनेशन जानते होंगे ज़्यादातर लोग, इंडिजिनस मतलब जो उस जगह का, सबसे पहले जो लोकल, जैसे आप सब लोग अगर इस एरिया के हैं, इस क्षेत्र के हैं, तो आप इस एरिया के इंडिजिनस लोग माने जा सकते हैं क्योंकि यू आर नेटिव टू द लैंड। तो कैसे इस इंडिजिनस नॉलेज को हम इंटीग्रेट कर पाए मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी और क्राइसिस रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क्स के साथ। To identify the best practices for protecting cultural heritage। आप सब लोगों ने तो ये प्रयास काफ़ी शुरू कर लिया है। जिस तरीके से मुझे मेमेंटो मिला, बहुत सुंदर मेमेंटो, जिसमें आप अपना आर्ट भी दिखा रहे हैं, इससे लोग इसके बारे में बात करेंगे। एंड प्रिवेंटिंग द कल्चरल अप्रोप्रिएशन इन टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमीज। ये जो शब्द है कल्चरल अप्रोप्रिएशन, आप में से किसी ने कभी ये शब्द पहले सुना है? सुना ही नहीं तो जानेंगे कैसे, बट आप इसको महसूस कर चुके हैं। मैं इसके बारे में और आगे बताऊंगी। टू प्रपोज अ पॉलिसी ओरिएंटेड फ्रेमवर्क, क्योंकि बिश सर ने खुद ही कहा कि दिनेश जी को, जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, कि जब ये पूरा सेमिनार खत्म हो जाए तो ICCR को जब रिपोर्ट भेजेंगे तो उससे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, हम ये क्यों कर रहे हैं, देश हमारा है, आपका, मेरा, हम सबका, तो हम ये बातें जो शेयर करेंगे तभी तो पॉलिसीज आगे और बढ़ेंगी जिससे अच्छी होंगी। तो फ्रेमवर्क जिसपे स्किल डेवलपमेंट एंड रीजेनरेटिव टूरिज्म इन हिमालयन स्टेट्स की बातें हों। रिसर्च क्वेश्चंस में हाउ हैज अनरेगुलेटेड टूरिज्म, अनरेगुलेटेड मतलब जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, कोई भी आए कोई भी जाए, टूरिज्म तो बहुत अच्छी बात है। ये देश का, ये पूरी दुनिया टूरिज्म सदियों से कर रही थी, जब टूरिज्म शब्द का कोई शब्द भी नहीं था। जानना, एक दूसरे को मानना, मैं खुद दुबई में पैदा हुई, वहाँ बड़ी हुई हूँ, मुझे पता है इंडिया में खुद हमारे देश के अंदर में अलग अलग जगह जाती हूँ। आई लव ट्रैवलिंग, बट ट्रैवल करना भी तो एक रेगुलेशन के अंदर होना चाहिए। तो ऑल्टरिंग द इकोलॉजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द हिमालयस ओवर द पास्ट 2 decades, ये पिछले 20 सालों में बहुत कुछ हुआ है जिससे हम टूरिज्म को, मैं ब्लेम तो नहीं करूँगी, बट यस, अगर उसको पॉजिटिवली तरीके से हम ना करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्पेसिफिक स्किल गैप्स हैं, हमारी जो कम्युनिटीज़ में कुछ गैप है जिसको हमें उसको भरना है। कैसे भरना है? यू एज अ सोशियोलॉजिस्ट, यू एज अ हिस्टोरियन, यू एज समबडी फ्रॉम ज्योग्राफी, मी एज अ लिंग्विस्ट, हाउ डू वी पुट इन? Or crisis management deficiencies exist among local communities depending on tourism. How can indigenous practices and ecological wisdom be incorporated into modern tourism training modules? ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल शब्द है इसको याद कीजिएगा, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पॉलिसी क्या होनी चाहिए? एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, हम यहाँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं, तो हमारी ओर से क्या प्रयास होने चाहिए जिससे हम सेफ गार्ड कर सकते हैं हमारी कल्चरल ओनरशिप को और प्रिवेंट द अप्रोप्रिएशन ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशंस। Can community-based tourism model successfully balance economic needs with cultural, economic, environmental ethics? सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते वक्त इस पर्टिकुलर स्लाइड का टाइटल है द फ्रेजाइल क्राउन ऑफ द प्लैनेट। क्राउन मतलब आपको पता है जो ताज होता है, राइट? तो हिमालय जो है इसको कहा जाता है अक्सर कि ये थर्ड पोल है और ये एक स्पिरिचुअल क्राउन है। और ये थर्ड पोल इसको क्यों कहा जाता है? बहुत सारी बातें मैंने लंबी चौड़ी बहुत कुछ लिखी है, टाइम कम है इसलिए मैं जितना पॉइंट पे बता सकूं। सो इकोलॉजिकल पावर हाउस है जो वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेटली अभी वर्नरेबल रीजन हो गया है। एक बच्चा होता है जो वर्नरेबल होता है, उसको एक माँ की आवश्यकता होती है, क्यों? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हिमालयस, हमारी देवभूमि को भी हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत हो गई है क्योंकि यहाँ पे अनरेगुलेटेड टूरिज्म हो रही है, कुछ कुछ जगहों में क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं और कल्चरल इरोजन हो रहा है। Tourism has long been celebrated as a pathway for sustainable mountain livelihoods. However, when poorly managed, it leads to what scholars term third pole में 8 नहीं 9 नेशंस हैं। गलती से मैंने 8 लिखा हुआ है क्योंकि कुछ कुछ जगहों में 8 लिखे गए हैं पर अभी एक 9वां हो गया है। आपको पता है ये 9 नेशंस कौन है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। बॉर्डर्स कौन बनाता है? बॉर्डर इंसान बनाता है, भगवान ने बॉर्डर नहीं बनाया।
अगर बॉर्डर बन गए हैं तो हमें साथ में रहने का भी, एक दूसरे से जानने का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। ये जो आज का सेमिनार है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये खाली सोशियोलॉजी को लेकर नहीं है। जो हम कर रहे हैं, जो हम करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ये इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। और मैं जिस जगह से आती हूँ JNU, ये हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले भी इस बात को बहुत ध्यान में रखते थे। आगे बढ़ते हुए ट्रिपल क्राइसिस जिसको कहते हैं, ट्रिपल क्राइसिस क्यों हो रहा है? एक तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, कल्चर का कमोडिफिकेशन हो रहा है, मतलब उसको एक कमोडिटी के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा सोशियो आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो हो रहा है। आगे और बढ़ते हुए द डुअल फेस ऑफ टूरिज्म इन हिमालय। हिमालय के दो, जब हम कहते हैं टूरिज्म कहते हैं हिमालय में, तो उसके दो पहलू मान लीजिए। एक आप कह लें द इकोनॉमिक प्रॉमिस, ये इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी की बातें करते हैं। क्या चीजें होते हैं? एम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटैलिटी में बिल्कुल सही है, सब जो बन रहे हैं हमारे आसपास, गाइड बनेंगे, होम स्टे होंगे, हैंडीक्राफ्ट बनेंगी, ये बहुत अच्छा होगा हमारे उत्तराखंड या बाकी जगहों के लिए भी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा लीडिंग टू बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एंड सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में पता चलेगा कुमाऊं के बारे में, हमारे आर्ट के बारे में, ग्लोबल एक्सपोजर फॉर लोकल आर्टिसंस, कुजीन्स एंड म्यूजिकल ट्रेडिशंस। ठीक है, ये है हमारा इकोनॉमिक प्रोसेस। अब इसका दूसरा साइड, इसका जो दूसरा साइड है वो है द इकोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉस्ट। कुछ लेते हैं तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है, तो आप क्या छोड़ रहे हैं, तैयार रहिए और देखिए। डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, ये हम सबको दिख रहा है, सब जो गर्दन हिला रहे हैं उन सबको पता है। वेस्ट मैनेजमेंट जो हो रहा है, वाटर स्कैर्सिटी जो हो रही है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जब मैं ऊपर प्रोजेक्ट के लिए जा रही थी कि नदी बह रही है और पुल के ऊपर हम जब जा रहे थे तो एक इंजीनियर साहब थे और उनको मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमें यहाँ पे इस पानी को आगे हम लोग इस चक्कर में हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये पानी कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा शहर में जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये मैं दारवा की बात कर रही हूँ। और जब मैं धारचूला में आई मुझे थोड़ी अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने देखा कि उस दिन पानी नहीं था धारचूला में और एक टैंकर से 10-15 पाइप जा रहे थे और वहाँ टैंकर से पानी लोगों को दिया जा रहा था। ये वाटर स्कैर्सिटी आप लोग भी फेस करते हैं। कल्चर डाइल्यूशन एंड अप्रोप्रिएशन। दूसरा, ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन क्या है? जो अप्रोप्रिएशन मतलब कि कोई और कम्युनिटी जो पहाड़ी भी ना हो, वो आपका नथुली, आपका छोड़ा, जो अलग अलग जो आपके कल्चर को है, वो उसको अप्रोप्रिएट करते हैं, उसको पहनते हैं। शादियों में नहीं, कुछ भी पार्टी में, क्लब में, कहीं पे भी पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज ऐसे ऐसे करें, आपने देखा है ना मैडम, देखा है जो मैं बात बोल रही हूँ। और वो ये नहीं बताते हैं कि ये किसका है। बात इसकी नहीं है कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं क्या, वो पहन रहे, बहुत अच्छी बात है, उनको अच्छा लग रहा है, बट उनको बताना भी तो चाहिए कि किसका पहन रहे हो। और अगर आप गलत बताते हो तो वो तो और भी खराब बात है। और मुझे ये कल्चरल अप्रोप्रिएशन शब्द जब मुझे पता चला, उससे पहले मैं ये बात सोचती थी। ये नहीं कि मैंने इसके बारे में पढ़ा और फिर मैंने सोचा अरे ये तो हमारे यहाँ होता है। मैंने ये पहले ही सोचा था और इसको मैं खुद टर्म देती थी कल्चरल हाईजैकिंग, क्योंकि मुझे लगता था हाईजैक की तरह है, कोई आपका जबरदस्ती आपका चीज ले रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अब अगर आप इसको ट्रांसलेट करें इंडिजिनस लैंग्वेजेस और कल्चर्स, क्योंकि जो भाषा संस्कृति ये मिली जुली है। मैंने क्यों कुमाऊनी बोली से शुरू किया? कुमाऊनी बोली से शुरू इसलिए किया है क्योंकि उसी में आपकी संस्कृति भी जुड़ी हुई है। मीडिएशन क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है? कंसेंट होना। आपने किसी को पूछा कि आप उनका चीज ले रहे हैं, रेसिप्रोसिटी मतलब कि आपने उनसे नथुली लिया बट आपने अपना चीज उनको पहनने दिया, या उनको बोला नहीं नहीं तुम नहीं पहन सकते, तो मेरा है। तीसरी बात को क्रिएशन, क्या साथ में मिलकर आपने कुछ किया जिससे लोगों को इसके बारे में पता चले। और रिस्पेक्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट। अप्रोप्रिएशन में आता है एक्सट्रैक्शन, मतलब पूछा नहीं और बस ले लो। उसके बाद डिस्टॉर्शन, उसको ले लो और बिगाड़ दो, मतलब आपका पिछोड़ा पहन लो और वो भी गंदी तरीके से पहन। उसके बाद प्रॉफिट के लिए करो और आप लोगों को कुछ भी ना दो। आपका ये आर्ट, आपका ये मेमेंटो आप बना रहे हैं, इट इज योर राइट, यू डिजर्व द प्रॉफिट, नॉट दैट समबडी एल्स इन अनदर स्टेट डज इट एंड टेक्स द प्रॉफिट विदाउट गिविंग इट टू यू। डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक से नहीं पहनना, ठीक से नहीं करना, यही आर्ट वर्क को, अरे ये तो प्लेट में तो किया है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ,
प्लेट में लाल कलर डालो, सफेद कर कुछ कर दो, बिल्कुल डिफरेंट कर दो, क्या वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है? ये जो है ये इंडिजिनस डे करके मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको किया है और हमने इसको बनाया था 2024 में। और ये जो आपको दिख रही है ये लड़की, ये रक्षा है और इसने पूरा रंग जो सर भी बोल रहे थे कि क्या मैं बात करूँगी इसके बारे में, आपने भी देखा होगा यहाँ पे आजकल उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत इसे प्रमोट कर रहे हैं कम्युनिटी और कल्चर को। अब आप इसको देखिए, कुछ दिख रहा है आपको? अंतर दिख रहा है। ये जो लेडी राइट में, मैं इसको नहीं जानती हूँ, यूट्यूब में ये एक म्यूजिकल ग्रुप के साथ हैं, बहुत फेमस हो गए हैं, ठीक है, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगी। और मुझे जब पता चला, किसी ने मुझे ये भेजा, मैं शॉक हो गई। ये जो लड़की रक्षा पहन रही है सर पे, इसको हम कहते हैं चुप्ती। जो ये लड़की ऊपर नीचे पहन रही है, इसको कहते हैं चुम्बाला। जेवर तो साइड में रखिए, ये हमारा धरोहर, मैं रक्षा हूं इसलिए मैं बता रही हूँ, मेरा धरोहर। दूसरी बात, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, सब बड़ों ने हमें सिखाया है कि चुम्बाला पहनते इमीडिएटली हम चुप्ती पहनते, सर ढकते हैं, ये हमारी इज्जत है। ये बगल में लड़की, इसका ना तो ये रंक्षा है, ये एक वलंक्षा है, क्योंकि हमारे यहाँ सिंपल बात है, रंक्षा मतलब हम लोग, जो नहीं रंक्षा वो वलंक्षा है। और ये वलंक्षा को इतनी भी तमीज नहीं थी कि ये जाने कि ये चुप्ती बिना उसके पहने ये चुम्बाला नहीं पहन सकती। कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, तुम ये नहीं निकाल सकते। अब इनको देखिए, ये रंग रंक्षा है, ये मेरे माता पिता हैं। ये बुद्धि में 14 साल का एक मेला आता है, मेला नहीं सॉरी, ये पूजा होता है जिसको हम कहते हैं, हमारे हम किरजे बोलते हैं, अलग अलग जगह होता है, कंगाली बोलते हैं व्यास जी के यहाँ पे। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, फिर भी किसी ने अपना चुप्ती नहीं निकाला। थोड़ा ठीक से नहीं लग रहा है आपको क्योंकि वो भीगा हुआ है। इन्होंने, जो मेरे पिताजी ने पहना, इसे रंगा कहते हैं। अब इनको देखिए, वही म्यूजिकल ग्रुप के वही बंदा, उसको कोई तमीज नहीं कि इसको ये पगड़ी, जिसे आप पगड़ी कहते हैं, हम कहते हैं बेंटलो। टूरिज्म के नाम पे आपने ये करना है, दिखाना है लोगों को, आप पहनिए, कोई बात नहीं। कश्मीर में जाते आप फिरंग पहनते, बट आप खाली फिरंग ऐसे तो नहीं पहनते, आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। और दूसरी जरूरी बात, अप्रोप्रिएशन में एक और प्रॉब्लम है। अगर फिरंग को कोई पहनेगा तो आपको भी पता है ये कश्मीरी का फिरंग है। अगर मैं ये पहनूंगी तो आपको तो नहीं पता ये कहाँ का है जब तक मैं ना बताऊं। When a smaller community or an endangered community or language is less known, it is your right and your duty to tell the world about it. आपका ये जो नथुली है, काफी लोग जानते हैं बट काफी लोग नहीं भी जानते हैं। तो ये जो लोग पहनते हैं उनका ड्यूटी बनता है कि ये बताए कि नथुली खाली ऐसा नहीं है कि खाली नॉर्थ इंडिया में पहना जाता है, पंजाब या गुजरात में, ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी कुमाऊनी लोग और ये लोग क्यों पहनते, वो सब बातें आपको बतानी चाहिए। तो ये अनरेगुलेटेड कल्चर डिस्टॉर्शन जो हो रहा है और मिसयूज ऑफ एआई, सबसे बड़ी बात, अभी एक और खतरनाक चीज आ रहा है जिसको कहते हैं एआई। और एआई अगर उसको कंट्रोल किया जाए बाय एचआई, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एचआई क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस। वी डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय एआई, वी हैव टू कंट्रोल एआई। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। ये क्या पता आपने देखा होगा, मैं इसको, बेसिकली एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है। मैंने 3-4 ग्रुप्स में इसको देखा है और मैंने इसके बारे में कंप्लेन किया है। क्यों कंप्लेन किया मैं आपको बताती हूँ। मैं ये शेयर करूंगी व्यास जी के साथ, जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जबकि मैं शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। या तो आप गूगल करना, आपको मिल जाएगा। मैंने कंप्लेन किया है, पता नहीं कब तक रहता है। इस वीडियो में एक ये लड़की है जिसको दिखाया गया, पीछे देखिए उसका लिखा है, कम्युनिटी का नाम भुटिया लिखा गया, और उस लड़की ने खाली एक लाइन बोला है कि आपको पता है मैं कहाँ की हूँ, बस उसके बाद खत्म। अब ये देखिए बगल में, पीछे देखिए क्या लिखा है, भुटिया। कंप्लीट डिस्टॉर्शन। वी आर नॉट इवन भुटियास। भुटिया तो ये लोग होते हैं। और मैं सरप्राइजिंगली इसी के 2 दिन बाद कोई ट्रेनिंग में गई थी, वहां पे एक भुटिया लेडी मिली, और जब मैंने उसको बताया उसने भी यही बात बोली कि शी इज ऑल्सो क्वाइट शॉक्ड। दूसरी बात, यही उराव की लेडी है, इसको कहा गया है कि उराव की है। उराव लोग झारखंड, छत्तीसगढ़ उस बेल्ट में रहते हैं, छोटा प्लाटो नागपुर रीजन में। आप लोगों ने कभी उराव के लोगों को देखा है? आपने देखा, खाली एक लेडी ने हाथ ऊपर किया, बाकी लोगों ने नहीं देखा। ये आपको कैसे दिख रही है? अगर आपको मैं नहीं बताती ये उराव की, तो आप क्या बोलते हैं? असम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उत्तराखंड
के क्या पता मेरे जगह का बोलते। ये होते हैं ओराव की लेडीज, कंप्लीट डिस्टॉर्शन। कोई भी ओराव, ये तो मेरा भी कॉम्प्लेक्शन नहीं है जो इन्होंने दिखाया। और द मिसिंग लिंक, एक मिसिंग लिंक है टूरिज्म में, वो होना चाहिए स्किल्स का, ट्रेनिंग का और क्राइसिस मैनेजमेंट का। स्किल के गैप क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को पता नहीं है। आपको पता है कितने लोग, जो सर ने मुझे बोला ना, तुम गई हो केदारनाथ बद्रीनाथ गई हो, जो हिमालयन सुनामी हुआ था, जो आपदा हुआ था, आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो उन 3-4 दिनों में जब लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे जो बॉडीज मिले थे, they did not die because of the tsunami, the flood. They survived the flood, but they died on the second day, third day because they didn't know what to drink and what to eat. मैं जहां से हूं, हम जब कुंचा जाते हैं ऊपर, जैसे हम धारचूला से ऊपर जाते हैं, कुटी आदि कैलाश जिसे आप कहते हैं, मेरी माँ का गांव कुटी में है। मुझे याद है मम्मी बताती थी कि बेटा ये खाते हैं और क्यों खाते हैं, ये क्यों खाते हैं और ये क्यों नहीं खाते। मैं बोलती मम्मी वो क्यों नहीं खाते? बोलते क्योंकि बेटा कोई चिड़िया नहीं खाती है, क्योंकि वो पॉइजनस है। These are things that are passed on. पानी कहाँ पिया जाता है, कहाँ पे? जब हम दुबई से जाते थे, पापा मम्मी पहले 10 दिन हमारा पाठ शुरू कर रहे थे कि हर जगह में कहीं पे भी भाई को बोलते थे तुम लड़के हो, तुम गंदा मत करो, क्योंकि ये देवभूमि, तब देवभूमि शब्द नहीं बोलते। पर आज के डेट में हम लोग बहुत पर्टिकुलर होंगे कि हम कहाँ पे बाथरूम करने जाए, बट बाहर वाले नहीं, वो तो पहले टॉयलेट ढूंढते हैं। जब उनको टॉयलेट नहीं मिलता, हम बोलते हैं आप वहां जाइए, वो झाड़ियों के पास में आदमी लोग उधर, वो बोलते अरे ऐसे कैसे, बट जब चले जाएंगे और नहीं पूछेंगे तो वो कहीं पे भी चले जाएंगे। और आपको पता है हमारे यहाँ तो बहुत सारी जगह बहुत ही होली है। हॉस्पिटैलिटी एंड विजिटर मैनेजमेंट स्किल्स, उत्तराखंड में कहीं पे भी जहाँ पे लोग घुसते हैं, दुबई में एयरपोर्ट में ही लोगों को पैम्फलेट और ब्रोशर दिया जाता है, बताया जाता है वहां पे आपको एक पूरी औरत जो ढकी है बुरखे में भी मिलेगी और वहां पे आपको एक लेडी शॉर्ट स्कर्ट में भी मिलेगी। बट शॉर्ट स्कर्ट वाली लेडी को बताया जाता है कि कहाँ पे आप शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहन सकते। मस्जिद में आपको, जैसे गुरुद्वारा के बाहर आपने भी देखा, हम भी जाते तो हमको दिया जाता है कुछ ना कुछ, आदमी लोगों के लिए स्कार्फ, लेडीज के लिए कुछ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कोई लॉ पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं, आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सेंटर फॉर लॉ एंड गवर्नेंस है JNU में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहाँ पे लॉ में उनके साथ बैठती हूँ क्योंकि हम पेपर करेक्शन करके, उन्होंने मुझे बताया सिखाया कि इंडिजिनस राइट्स के भी एक लॉज होते हैं, हमें इसके बारे में सीखना और बात करना चाहिए। और इम्पोर्टेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, आप बोलोगे ये संदेशा को क्राइसिस मैनेजमेंट क्यों बात आती है? क्योंकि पिछले हफ्ते में नहीं, कुछ ही दिन पहले I was invited by ITDC, which is obviously Ministry of Tourism था, और मुझे उनको सिखाना था, उनकी कुछ लोगों को, अबाउट कैसे जब कोई क्राइसिस होता, उनका क्राइसिस क्या है। उनका क्राइसिस है होटल में अगर आग लग जाए, हाँ वहाँ पे किसी का डेड बॉडी मिले या किसी को हार्ट अटैक हो जाए, तो उस क्राइसिस को कैसे संभालेंगे। हमारा क्राइसिस क्या है उत्तराखंड में? हमारा क्राइसिस तो लैंडस्लाइड हो जाए, फ्लड्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई खो जाए तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। और प्रयागराज में इस साल, जब आपको पता है जब इतना बड़ा मेला हुआ था लास्ट ईयर, में आयुष्मान भारत के ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को करा रही थी, तो मुझे कहा गया था कि कैन यू बी पार्ट ऑफ द टीम, क्योंकि कोई भी जो कुंभ मेला होता है उसमें 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक होता है फ्लड, एक होता है फायर और तीसरा होता है ये जो स्टैम्पीड जो हुआ अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो ये हमारे उत्तराखंड में भी चाहिए, हिमालय में भी चाहिए ये जो क्राइसिस। चौथी बात, प्रोटेक्टिंग कल्चर बिटवीन ओनरशिप एंड अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन तो मैंने आपको बता दिया, तो हम इसको कैसे बचाएं। कल्चरल अप्रोप्रिएशन वर्सेस कल्चरल एक्सचेंज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पॉलिसी गैप्स। और आपका, एक मिनट, सॉरी अभी टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बता रही हूँ, बट जस्ट टू टेल यू, अप्रोप्रिएशन अकर्स व्हेन सेक्रेड रिचुअल्स और मोटिव्स आर कमर्शियलाइज्ड विदाउट कंसेंट और कॉन्टेक्स्ट। मतलब आपका कोई पूजा पाठ को लिया जाए और आपको नहीं बताया जाए तो वो होता है कल्चरल अप्रोप्रिएशन। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज होता है इन कॉन्ट्रास्ट, वो डायलॉग इन्वॉल्व करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और आपको एक फेयर कॉम्पनसेशन। ठीक है, हम आपका धरोहर ले रहे, सबसे पहले तो हर कोई धरोहर जो है बिकाऊ नहीं है, एक रिस्पेक्ट की बात है, वो आपकी कम्युनिटी के बड़ों और आपस के बीच की बात होती है, कैसे उसको कंसिडर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल देर आर सेवरल वीविंग पैटर्न्स, आपका जो डिजाइन, जो अभी प्लेट मुझे दिया गया उस पे डिजाइन फ्रॉम उत्तराखंड एंड नेपाल, दे आर नाउ बीइंग रिप्रोड्यूस्ड इन मासेस
मासेस में, मार्केट्स में, विदाउट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ओरिजिन, और किसी को नहीं बताया जाता कि ये कहाँ का ओरिजिन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अर्जेंट नीड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रोटेक्ट इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम थ्रू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। जीआई टैग ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो गवर्नमेंट ने किया है। हमें कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है कि हर चीज़ में जीआई टैग है, जीआई टैग है, बट ये अच्छी बात है। आप खड़े हैं यहाँ पे बैठे हैं, इसका भी जीआई टैग होगा तभी तो पता चलेगा आप लोग यहाँ हैं। कम्युनिटी कॉपीराइट्स एंड एथिकल टूरिज्म पॉलिसीज। यूनेस्को ने 2020 में रिकमेंड किया था कि पार्टिसिपेटरी हेरिटेज मैपिंग एज अ वे टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज कंट्रोल हाउ देयर ट्रेडिशंस आर रिप्रेजेंटेड एंड शेयर्ड। यूनाइटेड नेशंस को भी कंप्लेंट मिल चुकी है। आपको तो खुद पता है कोल्हापुरी चप्पल, जिसको सबको पता है कोल्हापुरी चप्पल है ना, नागपुर की नारंगी, कोल्हापुर की चप्पल, बनारस का पान। अब सोचिए फैशन शो हो रहा है, वहां पे कोल्हापुर का चप्पल पहना जा रहा है और वहां के फैशन जो डिजाइनर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो ये नहीं बता रहे कि इंडिया का कोल्हापुरी चप्पल है। हम लेडीज जो स्टोल पहनते हैं, वहां पे जाकर यूरोप में बोला जा रहा है कि ये उनके स्कार्व्स हैं। क्यों? हम लोग तो काफी, हमारी साड़ी अगर 50 साल बाद के कोई बोलेगा ये उनका है तो हमें कैसा लगेगा? सो दीज थिंग्स आर आवर हेरिटेज एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। अभी मैं आपको पूछूं, बताइए ये कौन सा टूरिस्ट स्पॉट लग रहा है? हाँ जी, ये टूरिस्ट स्पॉट है, उत्तराखंड नहीं है, चिंता मत कीजिए। गेस मारिए जल्दी, कोई भी बोलिए। वेरी गुड सर, शाबाश, लद्दाख है। ये कर दिया लद्दाख को। चलो एक और चांस और, बताइए ये कौन सा जगह है? ये भी उत्तराखंड नहीं है, लगता है बट नहीं है। नो, इंडियन साइड सर। हिमाचल। नो, वन मोर, थर्ड चांस। हिमाचल तो नहीं। ये है सिक्किम के होम स्टेज। ये एक ग्रोइंग सक्सेस स्टोरी है और ये जो है ये एक मॉडल बन गया है इको टूरिज्म में। आप में से कितने लोग सिक्किम गए हैं? मैं गई हूँ। एंड सिक्किम का तो ट्रैफिक भी बहुत बढ़िया है। वहां पे कोई नहीं कहता कि मैं इसका बा हूँ, ये है मेरे रोड, ये मेरे उसका है, उसका है। बिल्कुल सब लोग, जैसे पुलिस बोलता है यहाँ से चलो, सब चलते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं आपको अच्छाई भी बता रही हूँ टूरिज्म का और बुराई भी, दोनों बता रही हूँ, दोनों पहलू बता रही हूँ। ये बताइए, ये भी उत्तराखंड नहीं है बट काफी क्लोज है। वेरी सैड, क्योंकि ये बहुत पवित्र जगह है। ये पवित्र जगह है, सॉरी टू से दिस। ये है आपका, अब बताइए, बताइए। वेलकम टू अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया। The Annapurna Conservation Area Project (ACAP) introduced a model where trekking permits fund reforestation and community training programs. However, inconsistent enforcement and the rise of unregistered operators continue to pose challenges. मतलब कि रूल तो बन गया है, सबको पता है, उत्तराखंड को, इनको, मुझको, सबको पता है कि ये खराब हो रहा है, अब लॉ बनाओ। बट वो लॉ को इन्फोर्स करने वाले भी तो सही हो। ये बताइए। सॉरी, बहुत बढ़िया सर। ये भूटान है, बिल्कुल सही कहा सर ने। अब भूटान का बहुत अच्छी बात बताती हूँ। भूटान ने एक चीज अपनाया है। भूटान, मेरे पीछे पीछे बोले, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम टूरिज्म। बोलिए एक बार, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम टूरिज्म। और ये है क्या? Bhutan's tourism policy centered on the principle of gross national happiness. आपने सुना होगा ना, पूरी दुनिया में भूटान सबसे खुशी वाला देश है। They restrict, उन्होंने restriction डाली है, visitor numbers and emphasizing cultural respect. Tour guides receive government certified training on cultural interpretation and crisis preparedness, setting a global benchmark for responsible tourism. ये बहुत आसान है कहना, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। आपने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखी है बॉलीवुड के, जिसमें एक बूढ़ी माँ होती थी, बेटों की शादी हो जाती, जब लास्ट बेटे की शादी होती तो एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता। क्या होता था डायलॉग? अब तो बेटा मैं तो अब तीर्थ यात्रा में जाऊंगी। क्यों जाती थी बूढ़ी माँ तीर्थ यात्रा में? क्योंकि अगर मर भी गई तो कोई बात नहीं, मैंने अपने पूरे जो फर्ज थे मैंने निभा दिए। आज की डेट में कौन जा रहा है तीर्थ यात्रा? मेरा नया बाइक आया, भ्रूम भ्रूम, चलो भाई चले पहाड़ में, नया नया बढ़िया रोड बताया है मुझे। और वो जो पहाड़ में जो रोड में जाते हैं, वहां पे जो बीज, हनी बीज, जो बर्ड्स, जो साउंड पोल्यूशन से इफेक्ट हो रहे हैं, उसका पोल्यूशन का इफेक्ट तो आपको अच्छी तरह अभी दिख रहा है। क्योंकि मुझे आज सुबह किसी ने बोला, मैंने कहा आपका लोहाघाट में तो बड़ा ठंडा है। बोलता मैडम ये ठंड तो कुछ भी नहीं है, ये ठंड तो अब आई है, 2 महीने पहले आनी चाहिए थी, जो 2 महीने बाद आ रही है। अब बताइए ये कौन सा जगह है?
व्यास जी नहीं बताना, बताइए, ये बताइए कौन सा जगह है? पंचायत। बहुत बढ़िया। तो ये जो जगह है ये है धारचूला उत्तराखंड का, और ये दूसरा जो जगह है ये है मुनस्यारी उत्तराखंड का, ये हमारे स्टेट का, देवभूमि का। इसके बारे में क्या बताऊं? यहाँ पे उत्तराखंड का धारचूला मुनस्यारी बेल्ट, ट्रेड डिक्लाइन एंड टूरिज्म ट्रांजिशन। ट्रेड डिक्लाइन, मैं ये क्यों बता रही हूँ कि सर ने टोलिया जी का नाम लिया, आर.एस. टोलिया जी का। आर.एस. टोलिया जी की बेटी मेरी सीनियर थी जेएनयू में। एक दिन जब उसने मुझे देखा तो उसने बोला, संदेशा, किसी बात पे उन्होंने बोला, उस जमाने में 20 साल पहले उन्होंने मुझे कहा, संदेशा तुम लोग तो बड़े लकी हो, तुम्हारी कम्युनिटी अभी भी अपना कल्चर, अपनी बोली रख रही है। जिगर मिन संदेशा ले गन हमें नो, ये मेरी बोली है। ये आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली से है। कुमाऊनी बोली, नेपाली बोली, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, ये सब के सब इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से है। तो उन्होंने मुझे यही बात बोली, और मुझे उस बात की समझ बहुत दिनों बाद आई कि जब सर ने भी आज बताई। और अभी ये जो हाल हो रहा है, ट्रेडिंग, मेरे पूर्वज ट्रेडिंग करते थे। हम जाते थे मतलब जो हमारा एरिया था धारचूला से ऊपर, हम लोग पूरी दुनिया में कुछ ही कम्युनिटीज अभी भी हैं जो ट्रांस ह्यूमन्स माइग्रेशन करती है। जो ज्योग्राफी वाले हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, सीनियर लोग, उनको पता है इसका मतलब क्या। मतलब कि हमारा एक घर नहीं, हमारे 2 घर हैं। हमारे घर विंटर में ऊपर नहीं हो सकते, इसलिए हम नीचे आते हैं, और समर में हम ऊपर जाते हैं। और ये खाली ऊपर नीचे जाने का नहीं है जिस तरीके से आजकल लोग जा रहे हैं। हम लोग जाते थे कुंचा। आप सोच सकते हो कुंचा क्या हो सकता है? पूरा गाय जो भी आपका है, सब कुछ, घोड़े, खच्चर, बच्चे जो पैदा होते थे, पूरा गांव का गांव जा रहा है। 1 महीना लगता था नीचे से ऊपर, या डिपेंडिंग आपका गांव कहाँ पे है। बच्चा पैदा होने के लिए नहीं रुकेगा आपके लिए। बच्चा पैदा होता था, पैदा होते ही उसको बास्केट में डाल के लेकर, उसको हम कहते थे कभी कभी कुंचा बेबी, मतलब ये बच्चे उस वक्त पैदा हुए हैं। आज के डेट में भी हैं मेरी कुछ मौसियां जो बोलती हैं। और हम लोग ट्रेडिंग करते थे। ब्रिटिश लोग को टिबेटन लोगों के साथ ट्रेड करना था, बट टिबेटन लोग ब्रिटिश लोगों के साथ नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे हम उन्हीं के साथ करेंगे जो हमारी तरह दिखते हैं, जो हमारी तरह खाते हैं, और जो हमारी तरह बोलते हैं। सो वी वर द मिसिंग लिंक हु हेल्प्ड इन कनेक्टिंग द ब्रिटिश विद देम। सो वी कनेक्टेड ऑल्सो। नीचे के जो पहाड़ में हम जाते थे, जौलजबी में जो मेला होता था, हम दिल्ली तक जाते थे, तो ये हमारा ट्रेडिंग रूट होता था। और आज के डेट में क्या हो रहा है आपको तो पता ही है, चाइना और इंडिया के रिलेशन की वजह से हम उससे सफर कर रहे हैं, तो ट्रेड बंद हो गया। क्योंकि मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, कोई बता सकता है कि मैंने ट्रेड की बात टूरिज्म में क्यों लाई है? क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं थे कि हम लोग बिना टूरिज्म का नहीं खा रहे थे, हम भी तो खा रहे थे। अब ट्रेड बंद कर दिया तो हम क्या करें? अब तो हमें कुछ करना है, सर्वाइवल करना। हर कोई तो डॉक्टर, इंजीनियर, जेएनयू में प्रोफेसर तो नहीं बन सकता है, राइट? अब आती है ये बात। तो केस स्टडी मैंने जो बताया आपको पिक्चर्स दिखा के, लद्दाख इंडिया का टूरिज्म, वाटर एंड वेस्ट, सिक्किम का मैंने बताया मॉडल ऑफ इको टूरिज्म। इन सब बातों को याद रखिएगा। भूटान का हाई वैल्यू लो वॉल्यूम, नेपाल अन्नपूर्णा सर्किट, ट्रेल डिग्रेडेशन एंड रेगुलेशन, और 5वां जो हमारा उत्तराखंड धारचूला मुनस्यारी बेल्ट का ट्रेड डिक्लाइन एंड टूरिज्म ट्रांजिशन। एनालिसिस कीजिए। रीथिंकिंग हमें करना है टूरिज्म थ्रू द 3 E's, एथिक्स, इकोलॉजी और इकोनॉमी। एथिक्स क्यों बोला मैंने? एथिक्स जरूरी है। एथिकल इंपेरेटिव्स मतलब कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या है जो आप किसी का, जैसे आप किसी का चीज चोरी कर रहे हो तो वो एथिकल, वो गलत बात है, राइट? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू स्किल्स, इसमें इको गाइडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल विजिटर मैनेजमेंट, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर कोई आए, एक कंट्रोल कुछ तो तरीका होना चाहिए, नहीं तो वही हाल होगा जो शिमला में और जो बाकी जगहों में लोग हाथ जोड़ के बोलते प्लीज अभी मत आइए, हम लोग हम नहीं रह पा रहे हैं। तो ये हाल हमारा नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये पूरा एक दिन ये स्टेट पूरा जाने वाला है। और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड फर्स्ट एड, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूज, हेरिटेज इंटरप्रिटेशन एंड कल्चरल स्टोरी टेलिंग। आप कहानियां अपनी बताएंगे, अपने धरोहर का खुद अपने मुंह से शेयर करेंगे, तभी तो लोग जानेंगे। नहीं तो बाहर के लोग उसको चोरी करके अपने मुंह से बोलेंगे ये हमारा स्टोरी है। इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। जी सर। साहब ने कहा था कि प्रोफेसर आपको अपना ड्रम खुद पीटना पड़ेगा। द सेम थिंग इज हियर, आपको अपने कल्चर के बारे में, कल्चरल हेरिटेज के बारे में वोकल होना पड़ेगा, है ना? ऐसा ही बात। धन्यवाद सर।
पॉलिसी रिकमेंडेशंस अगर हम देखें तो क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले कम्युनिटी लेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बाहर वाले क्यों आए बताने के लिए? हम लोग क्या कम हैं जिन्होंने इतने सालों से इतने सारे डेकेड्स ईयर्स से हमने ये जगह बचा के रखा है, तो हमसे भी तो पूछो हमारे पूर्वज ने कैसे बचाया। दूसरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। हमारी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वातावरण जो पर्यावरण है ये अभी तक जीवित है। क्राइसिस मैनेजमेंट सेल्स, कल्चरल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स और रीजेनरेटिव टूरिज्म पॉलिसी, मतलब कि वो जो एरिया को वो वापस रीजेनरेट हो रहा है। ये नहीं कि बस मतलब आए लोगों ने देखा और बस लेकर चले गए। टुवर्ड्स एथिकल प्रैक्टिसेस 4 प्रिंसिपल्स अपनाना चाहिए। कम्युनिटी लेड होना चाहिए, को ऑथरशिप होना चाहिए, कल्चरल प्रोटोकॉल्स होना चाहिए और रिस्पेक्ट फॉर साइलेंस। अच्छा, ये चीज आपको पता है मुझे किसने बताया? ये लॉयर्स ने बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्पेक्ट फॉर साइलेंस। आप सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है? हर चीज जो मेरे कम्युनिटी में है या आपकी कम्युनिटी में है, जरूरी नहीं है वो दूसरों के साथ शेयर किया जाए। आपको मेरी कुछ बातें समझ में आएगी। हर चीज हम नहीं बता सकते, तो बाहर वालों को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा चीज है, ये मुझे नहीं बताना आपको, ये मेरी घर की बात है, मेरी कम्युनिटी की बात है। ये लेडी है, इसका नाम है गर्डा लर्नर। इसके बारे में मैं क्यों बता रही हूँ, क्विकली बताती हूँ। ये हिस्टोरियन है, जो यहाँ हिस्टोरियन से वो बहुत खुश होंगे। इन्होंने डिवाइड किया था विमेन्स हिस्ट्री को 4 फेजेस में। उन्होंने कहा था एक 1960s में एक चीज हुआ था, कंपेंसेटरी हिस्ट्री। कंपेंसेटरी हिस्ट्री, लेडीज जो यहाँ बैठी मैं आपको बता दूं, 60s से पहले ऐसा नहीं था कि औरतें नहीं थी दुनिया में। वी आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, बट यू ऑल नो हाउ वी आर ट्रीटेड। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। 60s में जब हिस्ट्री बनाई गई तो ऐसे बनाया गया जैसे कि दे वर आइडेंटिफाइंग एंड हाईलाइटिंग विमेन जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, नोटेबल फील्ड्स में किया है, और वो इफेक्टिवली कंपेंसेट कर रहे थे हिस्टोरिकल एब्सेंस और निग्लेक्ट के। और यही चीज को बाद में कंट्रीब्यूटरी हिस्ट्री कर दिया गया, जिसमें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं विमेन के रोल विद इन द ब्रॉडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एनालाइज कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स दैट शेप द एक्सपीरियंसेस। अब आप ये बोलोगे समीक्षा, टूरिज्म में इसका क्या रोल है? तो मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए बताया है कि ये जो कंपेंसेटरी हिस्ट्री और कंट्रीब्यूटरी हिस्ट्री है, ये तो 2 चीजें हैं। ये आज के डेट में हमारे साथ हो रहा है, इंडिजिनस लोगों के साथ। पहले होता था इंडिजिनस लोगों के कंपेंसेटरी हिस्ट्री, आज होना चाहिए कंट्रीब्यूटरी हिस्ट्री। और ये बात याद रखिए। और आपको पता है ये बात मुझे किसने सिखाया? ये मेरी बेटी ने मुझे सिखाया, जो 2nd ईयर ऑफ साइकोलॉजी है लेडी श्रीराम में, क्योंकि उसने ये पढ़ाई किया था। इस बात पे ताली दीजिए कि हमारे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उसने मुझे बोला कि मम्मी ये चीज तो आप लोगों पे भी लागू होती है, आप इतना चाहती हो बोलती हो, तो ये बात उनको बताओ। एंड और ये जो लाइन है, सब लोग बोलिए, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। बोलिए एक बार, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। पहाड़ी लोगों के बारे में बोलना है तो पहाड़ी लोगों को साथ लेकर, शामिल करके, उनसे पूछ के, उनका परमिशन लेकर फिर बोलिए। और आपको पता है ये बात किसने बोली है? ये बात मैंने बोली है। दूसरों की बातें क्यों बोलूं, अपनी बातें तो बोलूं। हमें लगता है दूसरों का कोट देखो। ये एक रक्षा ने बोली है रंग कम्युनिटी से, जो एक पहाड़े हैं। और रिकमेंडेड रिसोर्सेज और रेफरेंसेस ये है, ये जो अलग अलग जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे, बताने के लिए हम सॉरी, मैंने बहुत टाइम लिया। और ये जो मेरा काम किया हुआ था ये उसका है। और ये है 2019 में जो मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया, मुझे 19 लाख मिला था, उससे भी कम पैसा मैंने खर्च किया। और ये जो मैंने जब ये किया देहरादून में, तो मैंने मीडिया लोगों को बुलाया। 2019 में द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड दैट इट इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। बट 2019 की 6 महीनों के अंदर उनको पता चला कि 1 साल काफी नहीं है। तब उन्होंने डिक्लेयर किया इट इज द डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस, पूरा 10 साल। तो जब मीडिया आई और मीडिया को मैंने ये बात बोली, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर ने बोला, मैडम ये बात तो लोगों को पता नहीं है, आप प्लीज एक दिन और रुकी है, तो जरा मुझे आधे घंटे का समय दीजिए। सुबह नाश्ते में मैं आ जाऊंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आई अगले दिन नाश्ते के वक्त और वो लंच तक रुकी। उसने मेरे से पूरी बातें मेरे से ली मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, और उसने ये रिपोर्ट डाला टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पेज में। और ये रिपोर्ट पढ़ के, ये पता नहीं हो नहीं रहा है, ये रिपोर्ट पढ़ के 2019 में नवंबर में मन की बात में मोदी जी ने उत्तराखंड की बोली के बारे में बात किया था। वो मेरे प्रोजेक्ट की वजह से था। और
अगले दिन न्यूज़पेपर ने वही चीज लिखा, फीलिंग मोटिवेटेड विद द स्टोरी, प्राइम मिनिस्टर रिफर्स टू टॉय आर्टिकल इन मन की बात। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये नहीं अपना ढोल बजाने के लिए, थोड़ा बहुत ढोल तो बजाना चाहिए, बट ये आपको बताने के लिए कि आपका छोटा जो पहल आप करते हैं, आप उस प्रोजेक्ट के बारे में जो करते हैं, कैसे दुनिया में पता चलता है। और आज के डेट में जब आधी क्लास में ये सब जगहों में लोग रंगों के बारे में जानते हैं, तो ये उनकी एक स्टार्टिंग पहल थी। मेरे से पहले लोगों ने भी किया, मेरे बाद भी लोग करेंगे। ये उराव लोग हैं, ये भी मेरा एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके साथ मैं गई थी। ये उराव लोगों को असम तक लेकर गया। उराव को ब्रिटिश लोग असम तक लेकर गए, ब्रिटिश लोग अपने साथ वहां पे वॉर में सोल्जर्स को फाइट करने के लिए। उन्होंने फिर भी असम के लोगों में, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि उराव लोगों में फिर भी शादी करने के बाद भी उनकी आंखें अभी तक वैसी नहीं है जैसे हमारी हैं, ठीक है, तो वो गलत है जो भी वो दिखा रहे थे। ये मैं बात कर रही हूँ। ये आदमी असम में पैदा हुआ है, इसने कभी छत्तीसगढ़ नहीं देखा है, इसको बस अपने पापा की बात याद है, मम्मी की बात याद है कि हम उराव लोग थे। 5 परिवार वहां रहते हैं, 5 परिवार में आपस में ही वहीं पे शादियां वहां पे होती है। और इनकी छोटी बेटी जो पीछे खड़ी है, ये जाना चाहती है, अपना जगह देखना चाहती है, जिसके बारे में कभी सुना है उसने। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू और थैंक यू सो मच। धन्यवाद।